नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैल्यूएशन। दोस्तों वैल्यूएशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईपीएस की मिनिमम पेंशन। दोस्तों मिनिमम पेंशन आज के जमाने में आपको गारंटी की जा रही है सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए। लेकिन लोगों की डिमांड है कि इस मिनिमम पेंशन को बढ़ाकर कर देना चाहिए 7500 रुपए प्लस डीए। और सिर्फ इतना ही नहीं, लोग चाहते हैं कि इस पेंशन के साथ साथ मेडिकल बेनिफिट्स भी दिए जाए, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो रिटायर हो चुके हैं वो 60 प्लस हो चुके हैं और 60 प्लस के बाद में मेडिकल प्रॉब्लम्स बहुत आती है और इसीलिए कुछ मिनिमम मेडिकल फैसिलिटीज भी लोगों को दी जानी चाहिए। इस तरह से डिमांड की जा रही है और ये डिमांड का लीडरशिप कौन कर रहा है? इस डिमांड का लीडरशिप किया जा रहा है नेशनल एजुकेशन कमेटी, जो दिल्ली में बैठकर सालों से धरना दे रही है। अब दोस्तों मुद्दा यह है कि डिमांड तो की जा रही है, पर सरकार का इसके ऊपर रिस्पांस क्या है? अब इसी रिस्पांस को जानने के लिए आज मैं आपके सामने लाऊंगा कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, जहां पर सरकार ने बहुत अपना क्लियर स्टांस यहां पर बताया है। 15 दिसंबर 2025 को श्री राजेश रंजन, जो कि पप्पू यादव के नाम से भी जाने जाते हैं और वो बिहार के पूर्णिया सीट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो दोस्तों राजेश रंजन जी ने एक अनस्टार्ड क्वेश्चंस की लिस्ट पार्लियामेंट को दी थी, जिसके बेसिस पर मिनिस्टर को रिप्लाई करना होता है। अब यहां पर मिनिस्टर कौन होगा? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ईपीएस जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आती है और इसीलिए ये जो सवाल का आंसर देना है ये किसी ना किसी मिनिस्टर को या जूनियर मिनिस्टर को आके देना है। और दोस्तों ये सवाल का आंसर सरकार ने दिया है, तो उन्हीं सवालों को देखेंगे, उनके आंसरों को देखेंगे, फिर उससे हम क्या समझ सकते हैं और उसके ऊपर क्या बातचीत की जा सकती है, क्या डिस्कशन किया जा सकता है, आज इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो हर उस ईपीएस पेंशनर को एप्लीकेबल हो जाता है जो ये उम्मीद लेके बैठा हुआ है कि मिनिमम पेंशन को बढ़ाकर कर दिया जाएगा 7500 प्लस डीए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अब दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये है अनस्टार्ड क्वेश्चन नंबर 2510 टू बी आंसर्ड ऑन 15/12/2025 और ये सवाल किसने पूछा था? श्री राजेश रंजन। अब दोस्तों इस सवाल का जो टॉपिक था वो था एक्शन ऑन डिमांड ऑफ ईपीएस 95 पेंशनर्स और जो सवाल यहां पर पूछे गए थे वो थे, विल द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट बी प्लीज टू स्टेट the reasons for the delay in increasing the minimum pension of employees pension scheme from rupees 1000 to a respectable amount of rupees 7500 plus dearness allowance with free medical facilities and implementing the pension fixation as per the decision of Honorable Supreme Court dated 4/10/2016 and 4/11/2022। अब दोस्तों 4/10/2016 का रेफरेंस आरसी गुप्ता केस से दिया गया है और 4/11/2022 का रेफरेंस दिया गया सुनील कुमार केस से, जहां पर हायर पेंशन के लिए फाइनल वर्डिक्ट आया था। जो दूसरा सवाल इन्होंने पूछा वो है, whether the government is aware that around 78 lakh EPS pensioners across the country are facing severe financial crisis in their old age and have been demanding justice from the government by staging peaceful agitations for years, and many old age pensioners died during the agitation, and if so the details thereof। तो यहां पर पूछा गया है कि भाई तकरीबन 78 लाख पेंशनर्स है जो पूरे देश भर में वेरी डिफिकल्ट फाइनेंशियल सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, क्योंकि पेंशन सफिशिएंट नहीं मिल रही और सालों से इसके लिए धरना किया जा रहा है, इस पे जस्टिस मांगा जा रहा है। तो क्या सरकार को कुछ इसके बारे में पता है? क्या सरकार को पता है कि कई सारे लोग एजुटेशन करते करते ही स्वर्गवासी हो चुके हैं? और अगर सरकार को पता है तो उसकी डिटेल सरकार दे। तीसरा सवाल यहां पर पूछा गया है, whether the government expedite action on the demand of EPS 95 National Education Committee and fixed timeline for increasing minimum pension to 7500 family pension along with medical facilities, and if so the details thereof। तो सरकार जो यहाँ पर एमपी ने क्वेश्चन पूछा है वो ये है कि क्या जो नेशनल एजुकेशन कमेटी डिमांड कर रही है उसका जो डिमांड है उसके ऊपर सरकार कुछ फास्ट एक्शन लेने की बात कर रही है और मिनिमम पेंशन को 7500 बढ़ाने की बात चल रही है या नहीं चल रही है। अब दोस्तों ये जो सवाल यहां पर पूछा गया है ये अनस्टार्ड सवाल है। जब पार्लियामेंट में सवाल पूछे जाते हैं तो दो तरह के पूछे जाते हैं, एक होता है स्टार्ट सवाल, दूसरा होता है अनस्टार्ट सवाल। जो स्टार्ट सवाल होता है वो ओरली पूछा जाता है या राइटिंग में पूछा जरूर जाता है, लेकिन इसका जो आंसर मिनिस्टर को देना होता है वो देना होता है ओरल फॉर्मेट में और इसके फिर सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। मतलब कि जो भी आंसर मिनिस्टर ने दिया उससे अगर जो सवाल पूछने वाला है वो खुश नहीं है तो आगे जाके और काउंटर सवाल पूछ सकता है।
लेकिन अनस्टार्ड सवाल क्या होते हैं दोस्तों कि राइटिंग में क्वेश्चन पूछे जाता है और उसका आंसर भी राइटिंग में दिया जाता है और इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस अलाउड नहीं होते। तो यहाँ जो भी आंसर सरकार देगी उसके ऊपर जाके और सवाल नहीं पूछे जा सकते। अगर पूछने तो आपको अलग से एक और क्वेश्चन की लिस्ट देनी पड़ेगी जो आप सरकार को अलग से पूछ सकते हो। तो आइए देखते हैं कि यहां पर मिनिस्टर ने क्या आंसर दिया। अब यहां पर जो मिनिस्टर है सुश्री शोभा करंडलाजे, इन्होंने आंसर दिया है और पूरे तीनों सवालों का मिलके एक साथ आंसर दिया है। ये कहते हैं द ईपीएस 1995 इज अ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन डिफाइंड बेनिफिट सोशल सिक्योरिटी स्कीम। द कॉर्पस ऑफ एम्प्लॉयज पेंशन फंड इज मेड अप ऑफ फर्स्ट contribution by employer at 8.33% of wages and contribution from central government through budgetary support at 1.16% of wages up to an amount of 15,000 per month. All benefits under the scheme are paid out of such accumulation. The fund is valued annually as mandated under paragraph 32 of EPS 1995 and as per the valuation of the fund as on 31/3/2019 there is an actuarial deficit. तो दोस्तों यहां पर सरकार कह रही है कि ईपीएस जो है वो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन और डिफाइंड बेनिफिट स्कीम है। आपसे डिफाइंड तरीके से कंट्रीब्यूशन लिया जाएगा और आपको फिक्स्ड बेनिफिट आपको दिया जाएगा। और ये कहां से आता है? जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पीएफ में जाता है उसका 8.33% निकालकर ईपीएस में डाल दिया जाता है। उसके अलावा सरकार 1.16% का भी कंट्रीब्यूशन देती है, पर वो देती है सिर्फ और सिर्फ सीलिंग ऑफ 15,000 रुपीज के ऊपर और वो भी फंड में जाता है। इन सब फंड से जो फंड एक्यूमुलेट होता है उसको इन्वेस्ट करके फाइनली कुछ पैसा कमाया जाता है और उस पैसे को पेंशन के फॉर्म में दिया जाता है। और जो फंड बनता है उसका हर साल ईपीएस 1995 एक्ट के तहत एक मैंडेशन है कि भाई हर साल उसका एक वैल्यूएशन करना होता है। कुछ एक्चुअरीज को अपॉइंट किया जाता है और उसका वैल्यूएशन किया जाता है और जो एक्चुअल वैल्यूएशन आता है उसके बेसिस पर ही डिसाइड किया जाता है कि फंड में पैसा ज्यादा है या कम है। और 31/3/2019 की अगर बात करें तो उस डेट के हिसाब से फंड में एक्चुअल डेफिसिट है, मतलब कि फंड में पैसा ऑलरेडी कम है तो बढ़ाकर कहां से देंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या बोलते हैं। However, the government is providing a minimum pension of ₹1,000 per month to the pensioner under EPS 1995 by providing budgetary support, which is in addition to the budgetary support of 1.16% of wages provided annually towards EPS to EPFO. Further, a high empowered monitoring committee considered the issue of dearness allowance under EPS 1995 and recommended inter alia that linking the pension admissible under EPS 95 with cost of living index is not feasible in the view of actuarial position of the fund. दोस्तों सरकार यहां पर कह रही है कि मिनिमम पेंशन ऑलरेडी 1,000 रुपए की दी जा रही है और ये जो मिनिमम पेंशन दी जा रही है इसके लिए चाहिए बजटरी सपोर्ट। और ये बजटरी सपोर्ट वो जो 1.16% सरकार दे रही है उसके ऊपर जाकर यहां पर सरकार दे रही है, ऐसा इनका कहना है। इसी के साथ साथ एक हाई एम्पावर्ड कमिटी बनाई गई थी जिसने इस सवाल को बहुत डिटेल में स्टडी किया है और उन्होंने बताया है कि मिनिमम पेंशन को कॉस्ट ऑफ लिविंग के साथ में नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि फंड की वैसी हालत नहीं है। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस। अगर डियरनेस अलाउंस के साथ नहीं जोड़ा जा सकता तो ये गवर्नमेंट का यहाँ पर स्टांस है। आगे सरकार कहती है EPFO has taken action to implement the directions contained in the Honorable Supreme Court judgment dated 4/11/2022 in a time-bound manner. An online facility was provided and a total of 17.49 lakh applications for validation of joint options were successfully submitted by pensioners members till last date, that is 11/7/2023, out of which around 15.24 lakh applications were forwarded by employers to EPFO till last date, that is 31/1/2025, and as on 24/11/2025, nearly 99% of applications received in EPFO have been processed. अब दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की बात की थी आरसी गुप्ता की और सुनील कुमार की, तो यहां पर मिनिस्टर क्लियर कहते हैं कि भाई हमने उसके ऊपर एक्शन ले लिया। हमने एक विंडो ओपन किया था जहां पर जॉइंट ऑप्शन फॉर्म लोगों ने भरे। जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भरने के बाद में तकरीबन 17.49 लाख जो एप्लीकेशन थे, 17.5 लाख एप्लीकेशन ईपीएफओ के पास आए। उसमें से तकरीबन 15.5 लाख एप्लीकेशन एम्प्लॉयर ने फॉरवर्ड किए और उसमें से 24 नवंबर 2025 तक ईपीएफओ ने 99% एप्लीकेशन प्रोसेस कर दिए हैं, ऐसा सरकार का कहना है और ये सरकार ने आंसर दिया है राइटिंग में। अब दोस्तों सरकार ने जो जवाब दिया इसका थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। पहली बात, सरकार ने क्लियरली बोल दिया 1,000 रुपए से बढ़ के कुछ भी नहीं मिलने वाला।
कॉस्ट ऑफ लिविंग के साथ तो हम बिल्कुल भी एसोसिएट नहीं करने वाले, मेडिकल बेनिफिट्स तो भूल जाओ। और ये हम क्यों नहीं कर पा रहे, उसके 2-3 रीजन उन्होंने दिए। पहला जो रीजन ये बोला है कि सरकार ओवर एंड अबव 1.16% जाकर बजटरी सपोर्ट देती है, इसलिए मिनिमम पेंशन दी जा रहे हैं। इस सवाल को एक्चुअली और खींचने की जरूरत है। इसके लिए एक्चुअली ऐसा सवाल चाहिए जिसके ऊपर सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जा सके। इट शुड बी अ स्टार्ड क्वेश्चन। अगर आप अनस्टार्ड क्वेश्चन पूछते रहेंगे तो इसका आंसर सप्लीमेंट्री में कभी भी आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि ईपीएस का जो एक्ट है, जब उसमें अमेंडमेंट किया गया था, बहुत क्लियर लिखा गया कि सरकार को जब 1000 रुपए की मिनिमम पेंशन देनी थी तो उसके लिए जो बजटरी सपोर्ट सरकार दे रही है वो 1.16% से दे रही है। और सरकार अगर ओवर एंड अबाउ जाके यहाँ पर और कुछ कंट्रीब्यूशन कर रही है तो वो कितना कर रही है ये पूछने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जहां तक हमको पता है कोई भी एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है ओवर एंड अबाउ दैट 1.16%, और उसी से 1000 रुपए की जो मिनिमम पेंशन दी जा रही है वो मैनेज की जा रही है। जो दूसरा सवाल यहां पर उठता है कि ईपीएस एक्ट मैंडेट करता है हर साल फंड का वैल्यूएशन करना। जो ईपीएस का फंड होता है उसका हर साल वैल्यूएशन होना चाहिए और उसके बाद ये डिसाइड किया जा सकता है कि वो फंड प्लस में है या वो फंड माइनस में है। इस सवाल का आंसर देते हुए मिनिस्टर ने कहा है कि साल 2019 में, मतलब कि 31 मार्च 2019 में फंड एक्चुअल डेफिसिट में है, इसलिए हम मिनिमम पेंशन को नहीं बढ़ा सकते। तो भाई अगर आपको हर साल फंड का वैल्यूएशन करना मैंडेटेड है तो फिर लास्ट 6 साल से आप क्या कर रहे थे? अगर 2019 के फिगर्स पे हमको बात करनी है तो 2025 में सवाल पूछना ही क्यों है? फिर तो 2019 में जो आंसर दिया था उसी पे हम शांत रह जाएंगे। भाई 2019 के बाद भी तो फंड का वैल्यूएशन हुआ होगा, वो फिगर क्यों नहीं दिया जाता? सरकार उस फिगर को क्यों दबा कर रख रही है? ये सवाल हमको पूछना जरूरी है। क्या 2019 के बाद वो फंड प्रॉफिटेबल हो गया था? क्या वो फंड का अगर फिगर बता दिया जाएगा तो शायद मिनिमम पेंशन उठाने का जो दावा लोगों का है वो और मजबूत हो जाएगा। इसलिए सरकार 2025 का फंड का वैल्यूएशन नहीं बता रही। चलो 2025 का नहीं बता रही, 22 का बता दो, 23 का बता दो, 24 का बता दो, वो वैल्यूएशन क्यों नहीं बताया जा रहा है? जब भी ये सवाल उठता है तो हमेशा एक्चुअल वैल्यूएशन बताया जाता है साल 2019 का। तो भाई ऐसा क्या हुआ साल 2019 के बाद में जिसके बाद में फंड का या तो वैल्यूएशन नहीं किया गया और वैल्यूएशन किया गया तो उसको बताया नहीं जा रहा? क्योंकि जैसे ही अगर किसी भी साल में वो फंड प्लस में आ गया होगा और अगर वो फंड पॉजिटिव रिटर्न्स दिखा रहा है तो फिर लोग बोलने लगेंगे कि भाई ईपीएस जो है एक वेलफेयर स्कीम है, ये कोई प्रॉफिट मेकिंग स्कीम तो है नहीं। और अगर फंड प्लस में आ गया तो फंड सरकार अपने पास रख नहीं सकती, उसको वेलफेयर तौर पर बांटना चाहिए। और फिर ये हायर पेंशन की जो डिमांड है दोस्तों, और या मिनिमम पेंशन को जो हायर करने की डिमांड है दोस्तों, ये एक्चुअली वैलिड लगने लग जाएगी। और इसीलिए शायद सरकार करंट फिगर्स नहीं बता रही। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि बहुत ट्रांसपेरेंट होके वो फिगर्स बता दे। उसमें ऐसा क्या है भाई, लोगों का पैसा है, पब्लिक फंड है, पब्लिक वैल्यूएशन होता है, पब्लिक वैल्यूएशन पब्लिक को पता होना चाहिए। उसके बाद अगर आप ये बोल देंगे कि फंड सही नहीं है, फंड की वैल्यू कम है, तो हम मान लेंगे, उसमें कौन सी दिक्कत है। लेकिन अगर आप फंड की वैल्यू बार बार 2025 के सवाल को भी 2019 का ही रेफरेंस देते रहेंगे तो फिर यहां पर सवाल उठाने वाली बात बन जाती है। तो मेरी एमपी से फिर से गुजारिश रहेगी कि अगले बार जब सवाल उठाए तो क्लियरली पूछे कि फंड का 2025 का जो वैल्यूएशन है एज ऑफ डेट वो क्या है, और उसके बाद दोस्तों फिर हायर पेंशन या मिनिमम पेंशन का सवाल उठाए, वरना सरकार तो गोल गोल घुमाने में माहिर है। तो यहां पर मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि हमने जो सवाल पूछे इसके ऊपर अगर आगे जाके किसी एमपी को सवाल पूछना चाहिए तो उसमें 2 फैक्टर डेफिनेटली ऐड करने चाहिए। पहला ये कि भाई ये जो 1.16% के ऊपर जाके सरकार कंट्रीब्यूशन करने की बात कर रही है तो वो कितना कंट्रीब्यूट कर रही है और उसका प्रूफ मांगना चाहिए। सेकंड बात, दूसरा, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि जो एक्चुअल वैल्यूएशन है फंड का वो 2025 का क्या है या 2024 का क्या है, क्योंकि एक साल पीछे चलता है वैल्यूएशन, तो 2024 का क्या है और क्या वहां पर सरप्लस दिखा रहा है या नहीं, ये यहाँ पर क्लियरली एमपीस को पूछना चाहिए। ये शायद आगे आने वाले सवाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो सकता है। अब रही बात जो तीसरा पार्ट बताया हायर पेंशन को लेके कि भाई 17.5 लाख एप्लीकेशन आए थे, जिसमें से 15.5 लाख एप्लीकेशन ईपीएफओ के पास पहुंचे और उसमें से 99% जो एप्लीकेशंस है वो प्रोसेस हो गए।
अब दोस्तों जो 99% का फिगर है, ये कभी एक बार पूछा गया था तो पता है आंसर क्या दिया गया? उसमें ये दिया गया कि सिर्फ हार्डली लाख 2 लाख लोगों को ही पेंशन मिल रही है, बाकी जो लाख 2 लाख एप्लीकेशंस और बचे हुए उसके ऊपर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और जो बाकी के जो 10.5 लाख एप्लीकेशंस है वो एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के नाम पे डेटा नहीं आया इसके नाम पे रिजेक्ट कर दिए। अब 10.5 लाख एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर देने को अगर 99% प्रोसेसिंग कहा जा रहा है तो भाई ये चीजों को देखने का बहुत गलत नजरिया हो सकता है। अब मैं इस चीज को गलत क्यों बोल रहा हूं? हो सकता है ईपीएफओ इस बात को चैलेंज कर ले कि भाई आप गलत कैसे बोल सकते हो, हमने प्रोसेस तो कर दिया। हाँ, आपने प्रोसेस कर दिया, लेकिन आपका जो कर्तव्य पूर्ण मैंडेट था, सरकार ने जो आपको मैंडेट दिया है, जनता ने जो आपको मैंडेट दिया है, वो क्या था? ईपीएस फंड जब लाया गया था तो सोशल वेलफेयर के लिए लाया गया था। तो किसी भी सोशल वेलफेयर स्कीम में सुप्रीम कोर्ट का भी स्टांस बार बार ये रहा है कि भाई जब भी कोई ऑफिसर किसी वेलफेयर स्कीम के ऊपर डिसीजन लेता है तो कोशिश की जाए कि उस वेलफेयर स्कीम के डिसीजन का जो टिल्टिंग होगा वो होगा लोगों के फेवर में, जनता के फेवर में, सोशल वेलफेयर के फेवर में। लेकिन जब आप 10.5 लाख एप्लीकेशन सिर्फ ये कहकर रिजेक्ट कर देते हो कि एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के रूल्स आपको अलाउ नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, आपका डेटा पूरा नहीं है, तो भाई ये जो एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के रूल्स है ये आप ही के जो मॉडल रूल्स होते हैं ट्रस्ट बनाने के लिए उसी को फॉलो करके बनाए जाते हैं। बार बार केरला हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट में, मद्रास हाई कोर्ट में, अलग अलग जगह पर यही चीज बार बार हाई कोर्ट्स ने भी बताई है कि भाई एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के रूल्स जो है वो प्रोविडेंट फंड के लिए लागू होते हैं, ईपीएस के लिए लागू नहीं होते। ईपीएस में ऐसा कोई भी रूल नहीं है। एग्जेम्पशन जो दिया गया है वो प्रोविडेंट फंड के लिए दिया गया है, ईपीएस के लिए नहीं दिया गया है। तो कृपया करके बार बार ये मत बताइए कि एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट के रूल्स अलाउ नहीं करते इसलिए हम हायर पेंशन नहीं दे देंगे। 2-2, 3-3 हाई कोर्ट्स ने बता दिया है। रिसेंटली बीएल के एम्प्लॉयज के केस में तेलंगाना हाई कोर्ट ने भी ये जजमेंट दे दिया है और अब उसका ऑर्डर बहुत जल्दी वापस आने वाला है। तो सारे हाई कोर्ट एक एक करके, कोई भी जो हाई कोर्ट है वो ईपीएफओ के फेवर में यहां पर नहीं जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ पेंशनर्स के फेवर में जा रहा है। पता है क्यों? क्योंकि कोर्ट का हमेशा ये मानना होता है कि कोई अगर वेलफेयर स्कीम है और उसके ऊपर अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो वो डिसीजन एम्प्लॉयज के या जनता के फेवर में टिल्टेड होना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल बहुत क्लियर मैंडेट हो कि भाई आप उनके फेवर में नहीं जा सकते। लेकिन अगर जहां पर एम्बिग्विटी आ जाती है तो एम्बिग्विटी में बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो जनता को दिया जाना चाहिए। तो भाई आप 10.5 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर चुके हैं और उसको अगर अपना अचीवमेंट बता रहे हो कि हमने 99% एप्लीकेशन प्रोसेस कर दिए, तो भाई फिर तो धिक्कार है, क्योंकि आप सोशल वेलफेयर नहीं कर रहे, आप अपने मैंडेट से हटके जा रहे हो। और जब आप बोल रहे हो कि बजटरी सपोर्ट पूरा नहीं पड़ता, बजटरी सपोर्ट पूरा नहीं पड़ता, तो मुझे एक बात बताइए, फिर ये जो आयुष्मान भारत योजना चलती है जहां पर कोई कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं करता, वो कैसे दी जाती है? वो इसलिए दी जाती है कि वहां पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स आ जाती है। अगर आप वो नहीं देंगे तो वोट आपको मिलेंगे नहीं। वही जब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बार बार बोलते हैं कि ओपीएस दे दो, ओल्ड पेंशन स्कीम दे दो, ओल्ड पेंशन स्कीम दे दो, ओल्ड पेंशन स्कीम दे दो, तो कई स्टेट गवर्नमेंट्स के जब इलेक्शन होते हैं तो सारी पार्टियां ये दावा करने लगती है कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम दे देंगी, और जब वो चुन कर आती है तो उनको ओल्ड पेंशन स्कीम दे भी देते हैं। जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम बंद ही इसलिए की गई थी कि भाई ओल्ड पेंशन स्कीम पे सरकार पे बर्डन आ रहा था, वेलफेयर करते करते सरकार की कमर टूट जा रही थी, और इसका पूरा पूरा साइंटिफिक डेटा सरकार के पास था, इसलिए 2004 में ओल्ड पेंशन स्कीम बंद करके एनपीएस लाई गई थी। लेकिन जब आपने देखा कि भाई जब हम ओल्ड पेंशन स्कीम को नकार रहे, लोगों को बोल रहे हैं कि नहीं एनपीएस ही देंगे, एनपीएस ही देंगे, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उन्होंने आपके लिए वोट डालना बंद कर दिया। और जैसे ही उन्होंने वोट डालना बंद कर दिया तो सरकार के परखच्चे उड़ गए, और उसके बाद सरकार लेकर आई यूपीएस। यूपीएस वो स्कीम है दोस्तों जहां पर लास्ट के जो 12 महीने का एवरेज होता है सैलरी का, वहां पर लोगों को 50% उसका जो सैलरी होगा एक साल का एवरेज, उसका 50% दोस्तों पेंशन दिया जाता। समझ लीजिए किसी का साल भरे का एवरेज अगर 1 लाख रुपए आ गया तो उसको 50,000 रुपए पेंशन गारंटी की जाती है, उसको डीए भी दिया जाता है, उसको मेडिकल फैसिलिटी भी दी जाती है। और पता है दोस्तों ये क्यों हुआ? क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स की बात आ जाती है।
क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज लाखों करोड़ों सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इस देश में है, और अगर वो चाहे तो सरकार की नींव हिला सकते हैं, वो चाहे तो एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी सिस्टम में ला सकता है। और इसी बात से डर के, इसी बात से प्रेशर को लेके फाइनली उनको यूपीएस दे दिया गया। ओपीएस तो नहीं दिया, पर यूपीएस बहुत उसके नजदीक आ गया। जितना एनपीएस के खिलाफ लोग थे, उतना खिलाफ लोग यूपीएस के नहीं है, और उनको यहां पर अपीज किया गया है, उनका अपीजमेंट यहां पर किया गया है। और ये बात बोलने में मुझे कुछ भी शर्म नहीं आ रही, क्योंकि ये फैक्ट है। जैसे ही सरकार ने देखा कि बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट में, हिमाचल में, पंजाब में, जहां जहां पर कांग्रेस ने ये दावा किया था कि मोल्ड पेंशन लाएंगे, वहां पर कांग्रेस की सरकारें आई, और तब जाके सेंट्रल गवर्नमेंट को लगने लगा कि भाई इसी तरह से अगर हम चलते रहे और अपोजिशन पार्टीज अगर ओपीएस की बात को मानते रह गए, तो भाई हमारे पर कच्चे उड़ जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट से हमारा नामोनिशन उठ जाएगा, हो सकता है सेंट्रल से भी हमारा नामोनिशन उठ जाए। और फाइनली सरकार ने कॉल लिया कि हम यूपीएस देंगे, लास्ट के 12 महीने का 50% जो है हम गारंटी करेंगे बेसिक प्लस डीए का, और उसको डीए से लिंक भी कर देंगे ताकि पेंशन आगे जाके बढ़ते रहे। और उसके लिए जो कंट्रीब्यूशन लगेगा वो हम बढ़ के देंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको नोट करने की जरूरत है। जो भी लोग मेरे ऑडियंस जो है इस बात को सुन रही है, उनके बात सुनने की जरूरत है। जब एनपीएस होता था तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता था 10% का, सरकार डालती थी 14% का एडिशनल, मतलब 24% का कंट्रीब्यूशन आता है। और इसीलिए एनपीएस में डीए लिंक नहीं हुआ करता था। एनपीएस जो एक फिक्स मिलती थी वो फिक्स मिल जाती थी। लेकिन जब यूपीएस में डीए लिंक कर दिया गया, तो पता है सरकार ने कितना कंट्रीब्यूशन किया? सरकार ने कंट्रीब्यूशन बढ़ा दिया 10+10+8.5%। मतलब ये जो 8.5% है, ये सरकार एडिशनल डालती है। अगर एनपीएस से कंपेयर करूं तो एनपीएस में 24% का टोटल कंट्रीब्यूशन आता था एम्प्लॉयर सरकार का मिलके, लेकिन यूपीएस में 28.5% का कंट्रीब्यूशन आता है। तो ये जो 4.5% का कंट्रीब्यूशन बढ़ा, ये पता है किसके लिए बढ़ा? उस पेंशन को डीए लिंक करने के लिए बढ़ा। मतलब अगर सरकार वेलफेयर करना चाहे तो सरकार एक्चुअली एडिशनल कंट्रीब्यूशन दे सकती है, और सरकार के फंड पे तब कोई बर्डन नहीं बढ़ता। लेकिन जब ईपीएस पेंशनर्स, जिन्होंने देश भर नेशन बिल्डिंग में वर्क किया है, इकोनॉमी को बढ़ाने में वर्क किया है, जो प्राइवेट कंपनीज में काम करते हैं, जो खुद का कंट्रीब्यूशन खुद देने को तैयार है, जब उनकी पेंशन बढ़ाने की बात आती है तो सरकार के पास फंड खत्म हो जाता है। तो ये जो दोगलापन है, ये बाहर लाने की जरूरत है, और इसके ऊपर विचार करने की जरूरत है कि भाई अगर फंड कंट्रीब्यूट करने की जरूरत है सरकार को, तो करे ना। एक सोशल वेलफेयर मांग रहे हैं, कोई खैरात नहीं मांग रहे। लोगों ने 30-30, 35-35 साल देश की सेवा की है, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया है, और उसके बाद एक डिमांड कर रहे हैं कि भाई 7,500 कर दो, डीए दे दो, कुछ तो कर दो। जिन लोगों को 1,000 रुपए पेंशन आती है, आपको लगता है आज की इस महंगाई में 1,000 रुपए में कुछ होगा? 1,000 रुपए में अगर वो बंदा राशन से खाना नहीं लेता है, अगर थोड़ी भी डिग्निटी मेंटेन करने की बात करता है, तो 1,000 रुपए में एक महीने का चावल नहीं आता उसके घर में, और आप उसको 1,000 रुपए की पेंशन गारंटी कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? मत करो, वो भी बंद कर दो। क्यों दे रहे हो? जब कंट्रीब्यूट नहीं करना है तो 1.16% भी क्यों कर रहे हो? वो भी रोक लो। और दोस्तों, यहां पर सिर्फ सरकार की गलती नहीं है, गलती हमारे उन लीडर्स की भी है जो गलत तरह से डिमांड को आगे रख रहे हैं। आपको ये बात पता चलनी चाहिए कि किसी भी निगोसिएशन में जब तक दोनों पार्टीज विन नहीं हो सकती, तब तक कोई आउटकम नहीं आ सकता। अगर सरकार 7,500 दे देती है तो सरकार हार जाती है, और अगर 7,500 से कम पेंशन आती है तो जो नेशनल एजुकेशन कमेटी है वो हार जाती है। और ये एक ऐसा कोनंड्रम है जहां पर अगर कोई भी पेंशन जो 1,000 रुपए से ज्यादा हो और 7,500 और डीए से कम हो, तो दोस्तों यहां पर कोई ना कोई एक पार्टी जरूर हारेगी। इनफैक्ट अगर सरकार समझ लीजिए बीच का एक फिगर 3,000 या 4,000 का डिसाइड कर लेती है, तो सरकार को क्रेडिट भी नहीं मिलेगा कि उन्होंने पेंशन बढ़ाई है, उनको धिक्कारा ही जाएगा कि उन्होंने 7,500 नहीं बढ़ाई। और जो नेशनल एजुकेशन कमेटी बैठी हुई है, इनको भी कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, इनको भी वो तारीफ नहीं मिलेगी कि इनका एजुकेशन सक्सेसफुल हो गया। तो अगर आप 7,500 का डिमांड लेके बैठ गए हो, तो इसके ऊपर कभी भी कोई भी सोल्यूशन नहीं आने वाला, विच इज हाईली इम्प्रैक्टिकल। बहुत लोग बोल रहे होंगे कि भाई आप तो कमेटी के अगेंस्ट जा रहे हो, आप तो बोल रहे हो भाई मैं किसी कमेटी का मेंबर नहीं हूं। पहली बात, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूं,
जो चीज मुझे सही लगती है वो मैं बात करता हूं, लोगों को पसंद आए तो ठीक, पसंद नहीं आए तो ठीक। लेकिन अगर आप 7,500 का डिमांड लेके बैठे तो सरकार आपकी डिमांड नहीं मान सकती। ना मैं सरकार के फेवर में बात कर रहा हूं, ना मैं सरकार के अपोज में बात कर रहा हूं, ना मैं एनजीएससी के फेवर में बात कर रहा हूं, ना मैं एनजीएससी के अपोज में बात कर रहा हूं। मैं यहां पर लॉजिक के साथ रहकर बात कर रहा हूं। आप देखिए जितनी भी वेलफेयर स्कीम सरकार देती है, अगर आप लाडली बहन योजना देख लीजिए तो तकरीबन 2,500 से 3,000 रुपए महीना दिया जाता है। अगर आप अटल पेंशन योजना देख ले तो तकरीबन 3,000 रुपए पेंशन वहां पर गारंटी की जाती है। अगर आप विडो पेंशन योजना देख लीजिए या जो विकलांगों को पेंशन योजना मिलती है, अगर आप वो देख ले तो उसका रफ फिगर 3,000 रुपए का होता है। तो अगर नेशनल एजुकेशन कमेटी 7,500 प्लस डीए ना मांगते हुए अगर 3,000 या 3,500 या 4,000 की पेंशन मांगती तो शायद सरकार एक कदम आगे आके आपको वो पेंशन दे भी देती। लेकिन आपने इतना बड़ा फिगर मांग लिया जो सरकार शायद नहीं दे सकती, क्योंकि आपको सरकार का ये पॉइंट भी मानने की जरूरत है कि ईपीएस जो है ये फिक्स कंट्रीब्यूशन और फिक्स बेनिफिट स्कीम है। एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन डिफाइंड बेनिफिट स्कीम है और उसके ऊपर अगर कुछ भी देना है सरकार को तो उसके लिए बजटरी सपोर्ट लगेगा। और दोस्तों अगर आप ईपीएस की बात करें तो करोड़ों मेंबर्स ईपीएस के मेंबर्स हैं। अगर आप सिर्फ पेंशनर्स की बात करें तो वो तकरीबन 78 लाख पेंशनर्स यहां पर इस देश में है। अगर 1,000 रुपए बढ़ाने की बात करेंगे आप तो भी कम से कम 780 करोड़ का यहां पर प्रोविजन बढ़ाना पड़ता है। अगर आप 1,000 से बढ़ाकर 7,500 की बात करेंगे तो दोस्तों कम से कम 5,000 से 6,000 करोड़ का सालाना सरकार को कंट्रीब्यूशन यहां पर बढ़ाना पड़ेगा, जो कोई भी सरकार उस वर्क के लिए नहीं करेगी जो उनका फिक्स्ड वोट बैंक नहीं है, जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को हर्ट नहीं करता। अब देखिए लाडली बहन योजना पता है क्यों दी जाती है? क्योंकि औरतें जो है एक बहुत बड़ा वोटिंग क्लास है जो बहुत डेडिकेटेडली डिसाइसिवली वोट करती है। आजकल की औरत तो इतना सोच समझ के वोट करती है कि उसके फायदा का क्या है और तभी सरकार को वोट देती है। तो उनको अपीज करना सरकार के फायदे का होता है। अगर आप माइनॉरिटी पेंशन्स की बात करेंगे तो माइनॉरिटी को अपीज करना सरकार के फायदे की बात होती है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को देखेंगे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो है एफिशिएंसी लाता है सिस्टम में। अगर वो इनएफिशिएंट हो जाए तो धीरे धीरे पब्लिक के बीच में आक्रोश फैलने लगता है कि सरकारी सर्विसेज सही नहीं चल रही है और फिर वहां पर एक निगेटिव इंपैक्ट आता है। इसलिए उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। लेकिन आप सीनियर सिटीजन्स को देखिए, हम किस तरह का वोट बैंक है। मैं तो सीनियर सिटीजन नहीं हूं तो मैं थर्ड पार्टी एंगल से आपको बताता हूं आप किस तरह का सीनियर सिटीजन वोट बैंक है। आप कोई वोट बैंक ही नहीं है, क्योंकि पहली बात तो आप स्कैटर्ड है, दूसरी बात तो आधे सीनियर सिटीजन वोट डालने नहीं जाते, तीसरी बात अगर लोगों के बीच में इतना भी नहीं है कि भाई जो कमेटी वहां बैठी है उसको सपोर्ट करे, जो लोग यूट्यूब पे आपके लिए बात कर रहे हैं उसको सपोर्ट करे, उनको सब्सक्राइब करे, उनका वीडियो शेयर करे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, नहीं, ऐसा हमको कुछ भी नहीं करना। और मैं मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैं ऑलमोस्ट 3 साल से ईपीएस के ऊपर बात कर रहा हूं, लेकिन सीनियर सिटीजन्स ऐसे वीडियोस को प्रमोट ही नहीं करते, शेयर ही नहीं करते जो उनके फायदे की बात कर रहे हैं। अरे आप आपके लिए उठने वाली आवाज को सपोर्ट नहीं करते तो आप किस तरह का वोट बैंक है। और वो जो लोग वहां दिल्ली में बैठ के एजुटेशन कर रहे हैं, मुझे उन पर दया आ रही है कि वो किन के लिए एजुटेशन कर रहे हैं, क्योंकि भाई लोग उनके साथ ही नहीं, लोग उनसे अपेक्षा बहुत करते पर लोग उनके साथ नहीं है। क्या कभी आपको लगा कि भाई ये जो डिमांड है इसके लिए अगर मैं कभी दिल्ली जाऊंगा तो एजुकेशन कमेटी जहां बैठ के धरना करती है मैंने वहां जाना चाहिए, मैंने इनसे मिलना चाहिए, 2 शब्द उनके एप्रिसिएशन में कहना चाहिए, उनको बधाई देनी चाहिए कि भाई आप इतने दिन से हमारे लिए यहाँ पर कुछ कर रहे हो, हमारे लिए लड़ रहे हो। हम घर बैठ के यूट्यूब पे या टीवी पे इस न्यूज की राह देख रहे हैं कि कब पेंशन 7,500 से बढ़ के आगे बढ़ जाएगी और हम सबको फायदा होगा। फायदा हर किसी को चाहिए, किसी को भी फाइट में कंट्रीब्यूट नहीं करना है, किसी को भी फाइट में जोड़ना नहीं है, किसी को फाइट को सोशल मीडिया पे सपोर्ट भी नहीं करना। ये जो फाइट चल रही है जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ? मैं सरकार की खामियां निकाल निकाल के बता रहा हूँ। देखिए मैं किसी का अपोजिशन नहीं करता हूँ, मैं किसी का सपोर्ट भी नहीं करता हूँ, मैं लॉजिक की बात करता हूँ। सरकार ने आंसर दिया कि 2019 का डेटा ले रहे, मैं पूछ रहा हूँ 2019 का डेटा क्यों ले रहे हो, 2025 का डेटा लो। सरकार बोल रही है कि हम एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन करते तो हम पूछ रहे भाई क्यों कर रहे हो, दिखाओ, अगर कर भी रहे हो तो दिखाओ, और जब कर ही रहे तो थोड़ा और ज्यादा कर दो, पेंशन को बढ़ा के 3,000 की कर दो। तो भाई यहां पर सरकार को कुछ काम करने की जरूरत है।
सीनियर सिटीजन्स को अपना वोट बैंक पक्का करने की जरूरत है कि सरकार की नजर में आए कि भाई ये वोट बैंक मैटर करता है, तब कहां जाके आपको बेनिफिट मिलेगा। और तीसरा जो नेशनल एजुकेशन कमेटी है, इनको अपनी डिमांड कम करने की जरूरत है। 7,500 नहीं मिलने वाला, ये अभी फिक्स हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि सच में कुछ बेनिफिट हो तो आपको 3,000 या 4,000 की पेंशन डिमांड करनी चाहिए। डीएवीएस सब भूल जाओ, कुछ नहीं मिलने वाला है। और अगर कोई बोल रहा है कि मैं ये नंबर दिलाऊंगा 7,500 प्लस जे प्लस बेनिफिट, तो वो सीनियर सिटीजन्स को बेवकूफ बना रहा है। ये उनकी जिंदगी में तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा मुझे क्लियरली लगता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और बहुत लॉजिकल ओपिनियन है। आप वो डिमांड कीजिए जो इन जनरल लोगों को बांटा जा रहा है। आप औरतों को जो डिमांड जो बेनिफिट बांट रहे हो, आप सीनियर सिटीजन्स को भी वही बेनिफिट दीजिए। आप जो विकलांगों को दे रहे हो, आप वही सीनियर सिटीजन्स को बेनिफिट दीजिए। आप जो अटल पेंशन योजना में दे रहे हो, वही बेनिफिट सीनियर सिटीजन को दे दीजिए। तो 3,000 रुपए का पेंशन आ जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। और सरकार को भी थोड़ा सा बर्डन कम होगा, क्योंकि अगर आप 78 लाख पेंशनर्स की बात करेंगे तो 78 लाख पेंशनर्स में तकरीबन 20 से 25 लाख पेंशनर ऐसे होंगे जो ऑलरेडी 3,000 को क्रॉस कर चुके होंगे। और जो लोग 3,000 से ऊपर क्रॉस कर चुके हैं, मैं ये मानता हूं कि उनकी सैलरीज, जब वो सर्विस में थे, उनकी सैलरीज भी अच्छी खासी थी। क्योंकि जो पेंशन का जो फॉर्मूला है, उसके हिसाब से किसी व्यक्ति की अगर 3,000 से ज्यादा की पेंशन आज के रेट में बन रही है, तो वो कम से कम 50 से 60,000 रुपए की फाइनल सैलरी पर ही रिटायर हुआ है, तभी उसकी पेंशन बन सकती है, वरना उसकी पेंशन नहीं बन सकती। तो आइडियली स्पीकिंग उनको उतनी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनकी भी 3,000 से नीचे की पेंशन बन रही है, या जिनकी 1,000 रुपए पेंशन बन रही है, वो लोग हैं जो 10-10 हजार या 15-15 हजार रुपए की बेसिक पर रिटायर हुए थे, उससे ज्यादा की बेसिक पर रिटायर नहीं हुए थे। तो भाई उन लोगों ने जिंदगी भर भी कोई खास पैसा नहीं कमाया, उन लोगों के पास जिंदगी भर का एक्यूमुलेशन भी बहुत खास नहीं है। तो उन लोगों को एक्चुअली सपोर्ट की जरूरत है। और उनके लिए अगर 1,000 रुपए से पेंशन बढ़ के 3,000 रुपए हो जाए, तो उनको शायद थोड़ा बहुत फायदा होगा। तो ये एनएसी को सुनने की जरूरत है। मेरे ये पर्सनल व्यूज है और मैं चाहता हूं कि एनएसी इसके ऊपर सोचे। बस लोगों को बेवकूफ ना बनाते रहे कि 7,500 आ जाएगा, 7,500 आ जाएगा। अरे झूठी उम्मीद देना बंद करो, सही सही उम्मीद दो, सही सही उसके ऊपर कार्रवाई करो, तो आएगा। क्योंकि जैसे आप 3,000 की डिमांड करेंगे, मुझे पूरा भरोसा सरकार मान लेगी, क्योंकि सरकार के पास कोई लॉजिक नहीं बचेगा इसको रिफ्यूट करने का। जैसे मैंने बताया, ऑलरेडी योजनाएं दी जा रही है 3,000 रुपए की, सरकार दे देगी। और ये विन विन सिचुएशन होगी सरकार के लिए भी कि भाई एनएसी गई, 3,000 का डिमांड किया और 3,000 पास हो गया। तो एनएसी भी कह सकते कि हम जीत गए, सरकार भी कह सकती कि देखो हमने कितना अच्छा काम किया। लेकिन 7,500 का फिगर तो कभी आने नहीं वाला, और सरकार उससे कम कुछ भी अगर दे देगी तो ना एनएससी खुश होगी, ना सरकार को कुछ क्रेडिट मिलेगा। और सरकार बिना क्रेडिट के कुछ भी नहीं करेगी। जब तक पेपर में हेडलाइन नहीं बनती, तब तक सरकार कोई काम नहीं करती। ये बात आपको समझने की जरूरत है। इट इज अ मीडिया गेम, इट इज अ पॉपुलैरिटी गेम। और सीनियर सिटीजन्स है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि कभी अगर आप दिल्ली घूमने जाओ, तो भाई नेशनल एजुकेशन कमेटी जहां पर धरना करती है, वहां पर जाके 5 मिनट आप भी उनके साथ बैठिए, अपना जिंदगी का 5 मिनट वहां पर कंट्रीब्यूट कीजिए। क्योंकि सिर्फ हक मांगने से नहीं होता, हक मांगने की लड़ाई में पार्टिसिपेट भी करना होता है। अगर वहां नहीं जा पा रहे, तो बहुत कम यूट्यूबर है जो ईपीएस पेंशनर्स के लिए कुछ वीडियो बनाते हैं, उसमें से एक मैं हूं, और मुझे लगता है शायद मैं अकेला ही हूं। तो भाई अगर आपको चाहिए कि ऐसी आवाजें उठते रहे, तो भाई इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे वीडियोस को शेयर कीजिए, इस वीडियो के साथ एंगेज हुई है। कमेंट में बताइए कि आप क्या सुनना चाहते हैं, आपका मत क्या है। तभी दोस्तों हम इस लड़ाई में कुछ तो कंट्रीब्यूट दे पाएंगे। अगर आपको ये कुछ भी नहीं करना है, तो फिर चुपचाप सो जाइए। मत कीजिए अपेक्षा सरकार से कि सरकार कुछ कीजिए, मत कीजिए अपेक्षा कि नेशनल एजुकेशन कमेटी कुछ कीजिए। क्योंकि जो आदमी खुद की मदद नहीं कर सकता, उसकी कोई मदद इस दुनिया में नहीं करता। अगर आप एक सब्सक्राइब का बटन तक नहीं दबा पा रहे, अगर आप एक कमेंट तक नहीं डाल पा रहे, तो फिर आप खुद की मदद क्या, आप किसी की मदद करने लायक नहीं है। तो फिर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। शब्द मेरे हार्श है, और अगर आपको चुभ रहा है तो चुभने चाहिए। क्योंकि जब तक आप अनकंफर्टेबल नहीं होंगे, तब तक आप जागेंगे नहीं, और जब तक आप जागेंगे नहीं, हम एक सीरियस वोट बैंक नहीं होंगे। और जब तक हम एक सीरियस वोट बैंक नहीं होंगे, तब तक हमारे लिए कोई बेनिफिट ये सरकार नहीं देने वाली। तो दोस्तों, हो सकता है कि मेरे वचन थोड़े से कड़वे हो सकता है कि मेरे एनालिसिस में कोई फ्लॉ हो। अगर आपको लगता है तो कमेंट में बताइए, सुनूंगा मैं आपकी बात। और अगर आपको लगता है कि मेरे विचार सही है, तो भी कमेंट में बताइए। चलिए, उतना ही सपोर्ट मुझे हो जाएगा।
आज तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, उससे थोड़ा बहुत बेनिफिट हो जाएगा। सी आप सब्सक्राइब नहीं भी करेंगे तो कुछ कुछ वीडियोस तो मैं बनाते ही रहूंगा, लेकिन कुछ दिन बाद जब मुझे लगता है कि लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा तो धीरे धीरे ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे मैं भी शायद किसी और टॉपिक की तरफ बढ़ जाऊंगा और फिर होगा ये कि एकमात्र आवाज जो आपके लिए उठ रही है वो भी शायद धीरे धीरे बंद हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है, जब किसी को ऐसा कंटेंट चाहिए ही नहीं तो कंटेंट बना के फायदा क्या, और किसी को अगर ऐसा कंटेंट चाहिए तो उसको बताना होगा कि मुझे कंटेंट चाहिए, सब्सक्रिप्शंस बढ़ने चाहिए, कमेंट्स आने चाहिए, वीडियो शेयर होने चाहिए। और अगर ये सब नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे हमारे समान जो आवाज उठाने वाले लोग हैं, जो कंटेंट क्रिएटर हैं, हमारा मोटिवेशन भी कम हो जाता है। तो ये आपकी मॉरल जिम्मेदारी बनती है कि कोई आदमी अगर आपके लिए लड़ रहा है, आपके लिए आवाज उठा रहा है, इस मॉडर्न एज में जो चीज आप नहीं कर सकते कोई एक यंग बच्चा आके आपके लिए कर रहा है, तो आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक नई सच्चाई के साथ, कुछ कड़वे फैक्ट्स के साथ, एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।